चलिए देखो, साथ में लिखना शुरू करोगे तो ज़्यादा बढ़िया लगेगा। आपको हैंडल कैसे करना चीज़ों को वो सिखा देता हूँ। देखो हमारे पास सबसे पहला हेडिंग आता है, अगर हम चेक करेंगे क्या लिखा मैंने, एटॉमिक नंबर। नेक्स्ट क्या लिखा है, मास नंबर। अब एटॉमिक नंबर, मास नंबर, एटॉमिक नंबर का सीधा कंसर्न है इसके साथ। लिखना चालू करो, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। एटॉमिक नंबर का सीधा कंसर्न किसके साथ है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। मास नंबर का सीधा कंसर्न है, एटॉमिक नंबर को हम Z से लिखते हैं। मास नंबर बेसिकली A से डेजिग्नेट होता है, जिसका पूरा मतलब होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन का सम। इसमें एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट रहता है, वो आप एक बार देख लीजिए। कोई भी अगर आप सिंबल बनाते हो किसी भी एटम का, क्या बोलते हैं उसको, एटॉमिक। हम कैसे लिखते हैं, नीचे क्या आता है इसके Z और ऊपर क्या आता है इसके A। अगर ये न्यूट्रल है, क्या है, तो हमेशा याद रखना नंबर ऑफ प्रोटॉन ऑलवेज किसके बराबर होता है, इतना तो आइडिया है। अगर पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन कम, नेगेटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन ज़्यादा। प्रोटॉन के नंबर के ऊपर कभी भी फर्क नहीं पड़ता। प्रोटॉन क्या रहते हैं, हमेशा रिटेन रहते हैं। समझ गए। अब इसके दो क्वेश्चन सीधे सीधे आते हैं। अगर आप बोलोगे न्यूट्रल है, ओके। अगर आप बोलोगे कहीं सर चार्ज आयन है, तो ये बात कंफर्म है, नंबर ऑफ प्रोटॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे। क्लियर। अब इसका क्वेश्चन कैसे रहता है, आपको पहले बेसिक क्वेश्चन आपके सामने रख देता हूं। मान लो आपके पास ये लिखा हुआ है 7 14। मैंने आपसे पूछ लिया Z बताओ, मैंने आपसे पूछ लिया A बताओ, मैंने पूछा E, P और N बताओ। जब भी आपने N निकालने, इसका फॉर्मूला होता है N का न्यूट्रॉन होता है, A माइनस क्या होता है Z। मतलब मास नंबर में से प्रोटॉन क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे। छोटा सा है। तो Z कितना आ गया इसका, बोलो 7। इसका कितना आ गया 14। इलेक्ट्रॉन 7, प्रोटॉन 7 और न्यूट्रॉन 14 माइनस 7 7। अगर मैं इसमें कोई चार्ज दे दूं ऐसे करके, Fe 26 56 और 3+। अब जैसे मैंने 3+ दिया, इसका मतलब 3 इलेक्ट्रॉन कम हो जाएंगे रिलेटिव टू प्रोटॉन। पहले तो एटॉमिक नंबर बोलो कितना है, चार्ज आने से इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मास नंबर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ एक ही चीज को फर्क पड़ता है, कौन है, इलेक्ट्रॉन। आने कितने चाहिए थे 26, बट 3 माइनस कर दो, कितने हो जाएंगे 23। प्रोटॉन के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। न्यूट्रॉन कैसे निकालोगे, 56 26, जो भी आंसर आ गया एक्सेप्टेबल है। क्लियर। आफ्टर दैट कोई एक नेगेटिव चार्ज दे देता हूँ, 17 35 नेगेटिव हो गया। 17 35, Z कितना है बोलो इसका 17, A कितना है 35, इलेक्ट्रॉन कितने हैं 18, क्योंकि नेगेटिव चार्ज आ गया तो एक इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। प्रोटॉन कितने हैं 17। मास नंबर कैसे निकालेंगे, 35 माइनस 17। क्लियर हो गया। एक क्वेश्चन यहां पे आप फंसते हो, कई बार वो आपको ऐसे बोल देता है कि एटॉमिक सिंबल डिजाइन करो, इतने प्रोटॉन इतने परसेंटेज मोर है देन दिस। तो मैं आपको वे बता देता हूं आपको उसको कैसे हैंडल करना है। समझ गए। चलिए इतना नोट डाउन करें पहले। क्लियर हो गया।
अब देखो आप एक क्वेश्चन में फंसते हो, मैं आपको ट्रिक बता देता हूँ ऐसे क्वेश्चन को आपको हैंडल कैसे करना है। जैसे आपको एक तरह से ऐसे क्वेश्चन रहता है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन को लेके, दो क्वेश्चन मैंने बताने हैं, दोनों को ध्यान से एक बार देख लीजिए। कहता है आपके पास कोई आयन है, आयन, आयन का मतलब उसके ऊपर कोई चार्ज होगा, मेरे को नहीं पता कौन सा चार्ज है, प्लस वाला या माइनस वाला, मेरे को नहीं मालूम, उसके ऊपर कोई चार्ज है। उसका उसने मास नंबर दे दिया A, मास नंबर कितना दिया उसने 37, और लिख भी दिया 1 यूनिट नेगेटिव चार्ज, मतलब -1 चार्ज है। मास नंबर कितना दे गया 37। उसने बोला इट कंटेन, सॉल्व नहीं करके बताऊंगा, तरीका बता दूंगा, 11.1% मोर न्यूट्रॉन देन इलेक्ट्रॉन। राइट atomic symbol। देखो ऐसे क्वेश्चन को आप कैसे हैंडल करोगे, आपको नहीं पता ये 1 यूनिट नेगेटिव चार्ज है, पता नहीं ये कौन है, बट इसके ऊपर 1 यूनिट नेगेटिव चार्ज है, इसका मास नंबर 37 है, इसका एटॉमिक नंबर आपको मालूम नहीं है, बट ये लाइन मोर न्यूट्रॉन देन इलेक्ट्रॉन, जब भी ये पूछा गया मोर न्यूट्रॉन देन इलेक्ट्रॉन, हमें इट कंटेन 11.1% मोर न्यूट्रॉन देन इलेक्ट्रॉन। एक बार चेक कर लूं स्टेटमेंट सही है, चलिए सही है। ऐसे क्वेश्चन में हम देखो हैंडल कैसे करेंगे, हमें नहीं पता, आप चेक करोगे सबसे पहले लेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्या मान लोगे, जब भी उसने बोला मोर न्यूट्रॉन देन इलेक्ट्रॉन, जिससे मोर है उसको आपने एक्स लेट करना है। एटॉमिक सिंबल में इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ती है, प्रोटॉन की जरूरत पड़ती है, किसकी जरूरत पड़ती है, प्रोटॉन की। तो अगर इलेक्ट्रॉन एक्स है, चार्ज कौन सा बोलो -1, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे एज कंपैरिजन टू प्रोटॉन, मानोगे इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, एक ज्यादा होंगे, तो प्रोटॉन क्या होंगे, एक कम होंगे। तो अगर इलेक्ट्रॉन एक्स है तो प्रोटॉन कितने होंगे, करेक्ट। फिर जो उसने बोला न्यूट्रॉन, क्या बोला 11.1% मोर न्यूट्रॉन देन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन पहले एक्स तो थे बट इससे कितने परसेंट ज्यादा है, 11.1, तो x के ऊपर आपको क्या लगाना पड़ेगा 11.1%। बस आपको आइडिया दे दिया। आप देखो न्यूट्रॉन को आप कैलकुलेट कर लो, इसको इजी वे में क्या करो, 100 को इसके साथ एडजस्ट कर दिया करो, ये बन जाएगा 0.111x, फिर इसमें ऐड कर दो, ये न्यूट्रॉन है, ये बन जाएगा 1.1111x, न्यूट्रॉन आ गया, न्यूट्रॉन आ गया, प्रोटॉन भी आ गए, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन का सम किसके बराबर होता है, मास नंबर, बस क्वेश्चन खत्म। लो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन क्या आ गया, मास नंबर के बराबर आ गया। बस यही कॉन्सेप्ट आपने यूज करना है, इधर x -1 और न्यूट्रॉन आ गया 1.111x इज इक्वल टू कितना आ गया, बस यहां से किसकी वैल्यू निकाल दो, x की, जो x की वैल्यू आ गई वो इलेक्ट्रॉन है, बट हमें चाहिए क्या है, प्रोटॉन, क्योंकि एटॉमिक सिंबल के लिए नीचे क्या चाहिए होता है, प्रोटॉन, बस वो जो नंबर प्रोटॉन आ गया वो इसमें पुट कर दो, आपके पास क्वेश्चन प्रूव हो गया। तो आपको ये ध्यान रखना है किसको लेट एक्स करना है, कौन ज्यादा है, बस आपको मैंने इतना बता दिया, अगर कोई नेगेटिव चार्ज है तो उसमें इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, अगर उसमें पॉजिटिव चार्ज है तो उसमें इलेक्ट्रॉन कम हो जाएंगे। समझ गए, आप इस अप्रोच को यूज कर सकते हो। डन, ओके। अब इसमें एक तो क्वेश्चन ऐसे हैं कि आपको मूल कॉन्सेप्ट के साथ लिंक करते हैं, जैसे मैं हिंट दे देता हूं उसमें भी, ये क्लियर हो गया आप लोगों को कैसे ऐसे क्वेश्चन को हैंडल करना है। डन,
लो, जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है वो आपको ऐसे दे देता है, आपको सबसे पहले कहानी का ये मालूम होना चाहिए पिक्चर है क्या। आपके पास 3 सब एटॉमिक पार्टिकल है, बोलो कौन कौन से? इलेक्ट्रॉन और दोबारा बोलो कौन कौन है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। इनका चार्ज याद है, बोलो फटाफट कितना होता है? 1.6 इंटू, और इसका और न्यूट्रॉन का चार्ज 0। व्हाट अबाउट मास? आप मास केजी में भी ले सकते हो, आप मास ग्राम में भी, डिपेंड कि आपको क्वेश्चन के ऑप्शन में क्या पूछ रहा है। तो अगर ग्राम में, अगर केजी में लेते हैं तो कितना है? 9.1 इंटू, ग्राम में करोगे तो 9.1 इंटू 10 पावर 3 से हो जाएगा। इसका जो मास है 1.6 इंटू 10 पावर -24 ग्राम। इसका मास अप्रॉक्सीमेटली, ये अगर एग्जैक्ट देखोगे तो 1.64 होता है, और ये देखोगे 1.67। क्लियर हो गया? क्यों मैंने ये बताया? क्योंकि आपसे पूछा क्या जाएगा वो मैं आपको ऑलरेडी पहले ही बता चुका हूँ मोल कॉन्सेप्ट में, कि एटम के अंदर आपको अगर सब एटॉमिक पार्टिकल निकालने, क्या निकालने? सब एटॉमिक पार्टिकल। एक ट्रिक बता देता हूँ, सारे क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, ओके। दो क्वेश्चन जनरेट करता हूँ। पहला क्वेश्चन, सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है कि अगर लाइफ में कोई भी आपको एलिमेंट गिवन है, दोबारा बोलो क्या गिवन है? एलिमेंट में से सबसे पहले आपका टारगेट रहेगा, आप क्या निकालो? नंबर ऑफ एटम्स। क्या निकालो? नंबर ऑफ एटम्स। क्लियर है? उसके बाद आपको यहाँ पे चाहिए हो गया, आप कुछ भी निकाल सकते हो। आप इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हो, आप प्रोटॉन निकाल सकते हो, आप न्यूट्रॉन भी निकाल सकते हो। आप इनका चार्ज या आप इनका क्या निकाल सकते हो? मास। आप इनका चार्ज और क्या निकाल सकते हो? मास। आप इनका चार्ज और क्या निकाल सकते हो? मैं आपको हिंट दे देता हूँ कैसे इसको हैंडल करना है। ये मूल कॉन्सेप्ट क्या है? क्या? तो इसको ध्यान से देख लीजिए आप लोग। क्लियर हो गया? कोई दिक्कत? चलिए, क्वेश्चन कैसे आता है ये रहा है। सी है, 6 है और 12 है। मैं इसकी क्वांटिटी दे जाता हूँ, ये 12 मिलीग्राम प्रेजेंट है मेरे पास। कितना प्रेजेंट है? 12 मिलीग्राम। और मैं आपसे पूछ रहा हूँ, मेरे को इसके अंदर चाहिए मास ऑफ टोटल प्रोटॉन। अब मैं टेक्निक एक बता रहा हूँ, बाकी आप खुद यूज करो ना। मैंने क्या पूछा? मास ऑफ टोटल प्रोटॉन। पहले तो भाई साहब आपको इसमें एटम निकालने पड़ेंगे। क्या निकालने पड़ेंगे? एटम के बाद आपको निकालने पड़ेंगे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, फिर आपको निकालना पड़ेगा मास। कुछ नहीं करना, सब चीज़ें मल्टीप्लाई होती हैं। अब आपको पता है मोल कॉन्सेप्ट क्या बोलता है कि आपको अगर एटम निकालने हैं तो आप एक फॉर्मूला डाल रहे थे, गिवन मास बाय मोलर मास इज इक्वल टू n/n0। बोलो कोई प्रॉब्लम? मास से आप नंबर ऑफ एटम निकाल सकते हो। ये मास मिलीग्राम में था तो आपको 12 इंटू क्या करना पड़ेगा? 10⁻⁻⁻। लो, तो 12 इंटू, और कार्बन का एटॉमिक मास बेसिकली कितना होता है? 12। कटिंग हो गया, और n बटा कितना आ गया? n0। ये और ये कट गया, तो नंबर ऑफ एटम्स कितने आ गए आपके पास? 6.022 इंटू 10⁻20 आ गए, क्योंकि -3 था वो कैंसिल हो गया। अब आप इसके ऊपर फोकस करो, ये आ गए एटम्स आ गए। अब आपको निकालने का इसके अंदर प्रोटॉन। क्या निकालने हैं? एक के अंदर प्रोटॉन कितने? तो इतनों के अंदर कितने होंगे? मल्टीप्लाई बाय 6। तो आप नंबर ऑफ क्या निकाल दो? प्रोटॉन। इसको किस नंबर से मल्टीप्लाई कर दो? 6। आप अप्रोच देख लो ना कैसे करो। आपको प्रोटॉन नहीं निकालने थे, आपको क्या निकालने थे? मास। तो आप इसे मास से मल्टीप्लाई कर दो, टोटल मास ऑफ प्रोटॉन। और एक मास प्रोटॉन के ऊपर कितना होता था? कितना लिखवाया था? 1.6 इंटू -24 ग्राम में आंसर आ जाएगा। 6 इंटू 6 पॉइंट, कैलकुलेशन मैं बिल्कुल भी नहीं कर रहा हूँ, इतना टाइम नहीं है। अब मैं आपसे पूछूं चार्ज निकालो, तो आप मास की बजाय चार्ज से मल्टीप्लाई कर दो। तरीका क्या है? सेम है।
एक क्वेश्चन और आता है आपको, आप पता नहीं क्यों फंस जाते हो इस क्वेश्चन पे, वो भी बता देता हूं। कई चीजें यूनिटरी मेथड से हो जाती है, इतना लंबा खेल नहीं खेलते। बताओ एक क्वेश्चन और लीजिए। कई बार आपको आता है कि भाई साहब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बताओ कितने हैं जिनका वेट 1 ग्राम के बराबर आएगा। क्या बोला मैंने? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन वेट कितना आना चाहिए? 1 ग्राम। क्या आपको एक इलेक्ट्रॉन का वेट पता कितना होता है? 9.1 इंटू 10⁻⁻28 ग्राम। तो आप बोलो, आपको जो चीज गिवन होती है, आपको जो निकालनी होती है वो राइट साइड पे रखते हैं, तो आप बोल दो 9.1 इंटू 10⁻⁻, ये किसका मास है? एक इलेक्ट्रॉन का। किसका मास है? गलत लिखा सही लिखा? तो 1 ग्राम का मास कितना हो जाएगा? 1 ग्राम में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? 1 डिवाइडेड बाय इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। कई चीजें यूनिटरी मेथड से हो जाती है, आप ज्यादा फॉर्मूले में चले जाते हो, आपको साउंड नहीं अच्छा लगता है तो आप क्वेश्चन गड़बड़ कर देते हो। तो इस चीज को भी ध्यान दीजिए। समझ गए? तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन वाले चक्कर से 3 तरह के क्वेश्चन जनरेट हो रहे हैं। एक पहला क्वेश्चन की इलेक्ट्रॉन इतने, प्रोटॉन न्यूट्रॉन ज़्यादा है, जिससे ज़्यादा है उसको एक्सलेट करा करो। अगर कोई चार्ज है तो प्रोटॉन को चेक कर लो बढ़ रहे हैं या कम हो रहे हैं। सेकेंड क्वेश्चन आपको इस तरह से क्वेश्चन वोल कॉन्सेप्ट के बेस पूछे जा सकते हैं। उसके बाद टेक्निकली टर्म, 3 तरह की टेक्निकली टर्म आपके सामने आ रही है। पहले का नाम नोट डाउन कर सकते हैं, क्या होता है बोलो? आइसोटोप। उसके बाद क्या लिखा हम लोगों ने? आइसोबार। फिर क्या लिखा आपके यहाँ? आइसोटोन्स। और एक और टर्म आती है, इसको क्या बोलते हैं? आइसो इलेक्ट्रॉनिक। यार अब तो मैं एग्जांपल बता सकता हूँ इसमें। प्रोटॉन, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम, जिनका एटॉमिक नंबर सेम होता है। अगर एटॉमिक नंबर सेम है तो केमिकल प्रॉपर्टीज भी क्या रहती हैं? सेम रहती हैं। ठीक है? क्योंकि सारा न्यूमेरिकल वाला पार्ट है, पहले सोचा पीपीटी दिखाऊंगा, अब सो जाओगे फिर। हर इतना लंबा चैप्टर है। अभी देखना थोड़ा थोड़ा कैसे हिंट दे रहा हूँ। आइसोबार में क्या था? मास नंबर क्या होना चाहिए था? सेम। जैसे ये 12 हो गया, मास नंबर सेम होना चाहिए। 12 और किसका लेंगे? एग्जाम्पल बोलो। इसकी सबसे बढ़िया एग्जाम्पल तो मैं ये लिख देता हूँ, आर्गन और कैल्शियम। इसका 18 होता है, इसका कितना होता है? 20। इसका एक आइसोटोप है जिसका मास 40 होता है, और ये भी क्या आ गया? 40। इसको क्या बोलते हैं? आइसो। इनका मास सेम हो, नंबर अलग अलग हो। अगर नंबर अलग अलग हो गया तो एलिमेंट क्या हो जाएगा? चेंज। क्योंकि एलिमेंट प्रोटॉन के ऊपर डिपेंड करता है, मास के ऊपर डिपेंड नहीं करता। आइसोटोन्स में सेम क्या होने चाहिए? न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन कैसे निकलते हैं? जैसे मान लीजिए इसमें 7 आ रहे हैं और नाइट्रोजन वाले में भी कितने आ रहे हैं? 7। ऐसी चीज़ों को क्या बोलते हैं? आइसोटोन्स। A-Z करके निकाल दो। क्या निकाल दो? A-Z। आइसो इलेक्ट्रॉनिक सेम क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसमें छोटी सी एग्जांपल, जैसे इसमें 10 इलेक्ट्रॉन है। F नेगेटिव मारूंगा, इसमें भी कितने इलेक्ट्रॉन है? 10। Na+ मारूंगा, इसमें भी कितने इलेक्ट्रॉन है? 10। तो आइसोटोप, आइसोबार, आइसोटोन एंड आइसो इलेक्ट्रॉनिक। समझ गए? फिर चैप्टर में स्टार्ट होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी। क्या स्टार्ट हो गया? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी। देखो इसमें 2 या 3 क्वेश्चन जनरेट कैसे होते हैं, ध्यान से आपको समझना है। चलो, जिसको नींद आ रही है वो लिखना चालू करें। सुबह सुबह का टाइम है, लिखना चालू करें। समझ गए? अगली बार से टाइम चेंज। सुबह सुबह वाले हालात नहीं आपके। चलिए बढ़े आगे। आप देखो क्या है, ध्यान से सुने। हम लोग ये पढ़ेंगे EM वेव्स। क्या पढ़ेंगे? EM वेव। इस वेव का सबसे पहला चीज, ये वेव कौन सी होती है? घरों में माइक्रोवेव, EM वेव। गाड़ियों में रेडियो सुन रहे हैं, कौन सी वेव? EM वेव। एक्सरे कराने जा रहे हैं, कौन सी वेव?
EM वेव। इसको मैंने आपको सिंपल बताया था। EM वेव्स की खास बात बता देता हूँ, ट्रेवल विद स्पीड ऑफ लाइट। ठीक है, इनको कोई मीडियम की ज़रूरत नहीं होती, प्रोपेगेट ऐसे ही करते रहते हैं। इसमें इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड एंड जिस डायरेक्शन में जा रहे हैं म्यूचुअली क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। अब अगर EM वेव्स की बात हो रही है तो वेव्स के कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स देख लेते हैं। बेसिक टर्म देख लेते हैं क्या है। वेव के लिए टेक्निकली टर्म आपके पास 5 तरह की टर्म देखने को मिलेगी। पहले का नाम बोलो, क्या लिखा मैंने, वेवलेंथ। दूसरे का नाम देखो मैंने क्या लिखा, तीसरे का नाम देखो क्या लिखा, एम्पलीट्यूड। चौथे का नाम क्या लिखा, टाइम पीरियड। और पांचवा आता है वेव नंबर, लॉज। ज़्यादातर बच्चों को टेक्निकल टर्म वेवलेंथ, जैसे मैं चल रहा होता हूँ, मेरा डिस्टेंस मैक्रो का, उस तरह एक वेव जो माइक्रोस्कोपिक है अगर वो चल रही है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वेव लेंथ। अगर शब्द को तोड़े तो समझ आएगा वेव की लेंथ, वेव की। तो वेव की लेंथ को डिटरमाइन करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, हमें ये एम्पलीट्यूड से दोनों वाले का ये डिस्टेंस मापना पड़ेगा। इसको हम लोग किसका नाम देते हैं, लैम्डा का नाम देते हैं। ये जो लैम्डा है जनरली नैनोमीटर में एक्सप्रेस होता है। 1 नैनोमीटर में कितने मीटर होता है, 10⁻⁻⁴। इवन कई बार एंगस्ट्रॉम दिया होगा तो 10⁻⁻, कई बार पिकोमीटर दे रखा होगा 10⁻। फ्रीक्वेंसी लैम्डा, इसको वेवलेंथ को हम लैम्डा के साथ डालते हैं। जो फ्रीक्वेंसी है वो क्या लिखा है, न्यू। इसका मतलब होता है कि 1 सेकंड में, किसमें, नंबर ऑफ वेव्स, ये नंबर होता है, नंबर ऑफ वेव्स इन 1 सेकेंड। मतलब 1 सेकेंड में नंबर ऑफ वेव का मतलब ये होता है कि एक वेव ये पूरी है, इसको 1 वेव बोलते हैं। ऐसी वेव 1 सेकेंड में कितनी पास होती है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, फ्रीक्वेंसी। तो इसका टाइम पीरियड के साथ ये रिलेशन होता है। आपको रिलेशन चाहिए, न्यू किसके बराबर होता है, 1/t। इसका यूनिट क्या होता है, पर सेकेंड, और क्या होता है, हर्ट्ज। एम्पलीट्यूड का मतलब होता है ये जो वेव है ये कितना मैक्सिमम हाइट पे जा रही है, उसको एम्पलीट्यूड बोल देता है। और ये टाइम का मतलब, टाइम पीरियड का मतलब होता है एक वेव को कंप्लीट करने में जो टाइम लगता है। वेव नंबर, 1 सेंटीमीटर लेंथ में नंबर ऑफ वेव, तो वेव नंबर 1/λ होता है। समझ गए, शॉर्ट में वेव की लेंथ, 1 सेकंड में नंबर ऑफ वेव, वेव का हाइट, टाइम पीरियड, एक वेव को कंप्लीट होने में कितना टाइम लग रहा है, और वेव नंबर 1 सेंटीमीटर में नंबर ऑफ वेव कितनी है। तो नंबर ऑफ वेव 1 सेंटीमीटर में वेव नंबर बोलती है, नंबर ऑफ वेव 1 सेकंड में फ्रीक्वेंसी बोलती है, वेव की लेंथ वेव लेंथ बोलती है, वेव का हाइट एम्पलीट्यूड बोलता है। समझ गए, ओके। चलो बढ़े आगे, चीजों को अच्छे से समझने की कोशिश करें। नेक्स्ट देखो क्या है, इसको पढ़ने से पहले हमारे पास सीधा ही एक टर्म रहती है जिसका नाम देखो क्या लिखा मैंने, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रा। क्या बोला, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रा, EM वेव्स का स्पेक्ट्रा। मैं आपको पहले ही राउंड में बोल चुका हूं, हमारे पास एक रिलेशन होता है C = न्यू इंटू लैम्डा। ये रिलेशन आपको ध्यान में रखना है, ये रिलेशन यूज होगा, ये और या उल्टा कर दो, जनरली ऐसे लिखा जाता है, वेव नंबर 1/λ। ये 3 रिलेशन यूज होते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में C क्या रहता है, सभी का सेम, तो चेंज क्या होगा, फ्रीक्वेंसी एंड लैम्डा चेंज हो गया, फ्रीक्वेंसी एंड लैम्डा
चेंज होंगे। पहला क्वेश्चन इसमें हम लोग कवर करते हैं कि इसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रा को याद कैसे रखें। तो उसके लिए हम लोगों ने एक जुगाड़ बनाया था, रिच मैन इन विलेज यूज एक्स्ट्रा गोल्ड कॉइन्स। दोबारा बोलो, क्या बोला था? रिच मैन इन विलेज यूज एक्स्ट्रा गोल्ड। तो रिच इसका मतलब कौन सी वेव थी? रेडियो। फिर कौन सी थी? माइक्रो। फिर इंफ्रा। फिर विजिबल। फिर यूवी। फिर एक्सरे। फिर गामा रे। फिर एक चीज ध्यान रख लेना, मैंने जो काम करा है ये है डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ। क्या लिखा मैंने? मतलब सबसे ज़्यादा वेवलेंथ किसकी होती है? रेडियो की। ये आपको मालूम होना चाहिए। अगर रेडियो की वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होती है तो फ्रीक्वेंसीज की क्या होती है? सबसे कम होती है। सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी होती है? कॉस्मिक रे की होती है। ये ध्यान रखना। और ये जो विजिबल रेंज है इसका कई बार रेंज पूछ लेता है, तो इसका रेंज आता है 400 से लेके 550 750 नैनोमीटर के आसपास। कितना जाता है? 400 से लेके 750 नैनोमीटर के आसपास। समझ गए? गामा, जी से गामा, सी से कॉस्मिक। रिच मैन इन विलेज यूज एक्स्ट्रा गोल्ड कॉइन्स। आगे बढ़ो। उसके बाद आप थोड़ा आगे चलते हो। देखो आपके पास दो तरह के यहाँ पे टेक्निकल टर्म रहती है। सबसे पहले थ्योरी एक नई आई, इस थ्योरी का नाम बोलो क्या है? प्लैंक क्वांटम थ्योरी। इसने इतना सिंपल पॉइंट बताया, अगर आपको इसको हैंडल करना है तो बहुत सिंपल। इसने एक ही बात बोली, कहता एनर्जी का लिंक फ्रीक्वेंसी के साथ है। बात खत्म। दोबारा बोलो, एनर्जी का लिंक किसके साथ है? फ्रीक्वेंसी के साथ। प्लैंक क्वांटम थ्योरी बहुत ही बढ़िया। एनर्जी का लिंक किसके साथ है? जिसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा उसकी एनर्जी ज़्यादा है। कभी शब्द बोलो ना, जिसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा उसकी। फिर जब उस प्रोपोर्शनल को खोला जाता है क्या आ जाता है? एच न्यू। और न्यू किसके बराबर होता है? बोलो, सी बाय लैम्डा। किसके बराबर होता है? सी बाय लैम्डा। अब बच्चों को दिक्कत कहां पे आती है? कैलकुलेशन एरर आप बहुत ज्यादा मारते हो। इससे अगर बचना है, आपके पास 3 ऑप्शन से कैलकुलेशन मार सकते हो। पहला रूट आप नॉर्मल यूज कर रहे हो एनर्जी के लिए, ये होती है एनर्जी ऑफ 1 फोटोन। क्या होती है? एनर्जी ऑफ। अगर आप n फोटोन की बात करोगे तो यहाँ पे आगे क्या आ जाएगा? n। पर मोल की बात करोगे तो क्या आ जाएगा? साथ में किससे मल्टीप्लाई करोगे? एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करोगे। अब बच्चा कहता है सर मेरे से कैलकुलेशन नहीं हो रही, मेरे को तो फॉर्मूले सारे आते हैं। अब यही चीजें फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट में भी आपको तंग करती हैं। किस में तंग करती है? फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट में भी तंग करती है। तो इससे कैसे बचा जाए? भाई साहब, रूट नंबर 1, या तो आप कैलकुलेशन को इजी बनाना चाह रहे हो तो SC कांस्टेंट है, इसको मल्टीपल को याद कर लो। H की वैल्यू कितनी पढ़ रखी है आप लोगों ने? 6 -34 और 3 × 10⁸ इसको जब मल्टीप्लाई करते हो तो आंसर आता है 19.8 के आसपास। कितना आता है? और 34 में से 18 जाएंगे तो कितना हो गया? 26। अगर आपने कैलकुलेशन आसान करनी है तो इसको आप 20 लेके कर लो, पहला रूट। अगर आपने कैलकुलेशन इस चैप्टर में तेज करनी है तो आपको कांस्टेंट के मल्टीपल याद होने जरूरी है। कांस्टेंट के मल्टीपल, तब आप कैलकुलेशन जल्दी कर सकते हो। आप कहते हो आपको कई बार तंग किया जाता है, भयंकर तंग किया जाता है, वो भी देख लेते हैं। ये क्लियर हो गया? अगला रूट ये होता है कि आप इसका एक शॉर्टकट फॉर्मूला भी पकड़ रखते हो। किसी को याद है क्या फॉर्मूला था? 1240 लैम्डा इन। इसका आंसर आता है EV में आता है।
अगर आपको एनर्जी ईवी में चाहिए, किसमें चाहिए, ईवी में, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चाहिए, तो आप ये वाला फॉर्मूला ठोक सकते हो। बट आप ये गलती मत करना कि लैम्डा मीटर में रखना है, आपको लैम्डा किस में रखना है, नैनोमीटर में। अब आपकी दूसरी गड़बड़, आपको ये नहीं समझ आता मैं नैनोमीटर में चीज़ों को कैसे कन्वर्ट कर सकता हूँ। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको दे देता हूँ 10 एंगस्ट्रॉम, इसको नैनोमीटर में कन्वर्ट करो। मैं आपको दे देता हूँ 10 पिकोमीटर, इसको नैनोमीटर में कन्वर्ट करो। तो मेरे को आप समझ नहीं पा रहे हो, आप करते क्या हो यार। एंगस्ट्रॉम को पहले खोला करो, कैसे खोलते हो, 10 इंटू, खोल दिया, क्लियर हो गया। अभी अब जो मल्टीप्लाई होगा तो आंसर कितना आएगा, 10⁻⁴, तो 10⁻⁹ ये नैनोमीटर में यूज हो जाएगा। नहीं समझे, ऐसे नहीं। चलो पावर को हटा देता हूं, कोई वैल्यू दे देता हूं कि आपको कोई दिक्कत रहे। लीजिए, मैंने आपको बोला मेरे पास लैम्डा है 12 एंगस्ट्रॉम, इसको नैनोमीटर में कन्वर्ट करो। 12 क्या है, एंगस्ट्रॉम। आप इसको नैनोमीटर में कैसे कन्वर्ट करोगे, आप क्या लिखोगे इसको, 10⁻⁴। आपको पावर कितनी चाहिए यहाँ पे, -9 चाहिए, तभी आप उसको नैनोमीटर शब्द यूज कर सकते हो। तो -9 बनाने के लिए इसका एक 10 कट करना पड़ेगा, तो आप 10 से मल्टीप्लाई करो और 10 से क्या कर दो, उससे ये हो गया, ये कितना बन गया, और ये इसको कितना कर दिया, इंटू 10⁻⁴ कितना आ गया, -9। अब इसको मैं नैनोमीटर यूज कर सकता हूं, अब कितना आ गया, 1.2। फिर बच्चे ने फॉर्मूला याद कर लिया, अच्छा एंगस्ट्रॉम था, तो अगर नैनोमीटर में जाना तो डिवाइडेड बाय 10, सीधा कर लो, डिवाइडेड बाय क्या कर दो, 10 कर दो। यही ऑप्शन आएगी, एंगस्ट्रॉम से नैनोमीटर में आएगा, या हार्डली पिकोमीटर से नैनोमीटर में आ सकता है। तो पिकोमीटर में कितना होता है, 10⁻⁻12 होता है, तो आपको उसको 3 से 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो अगर मैं आपको दे दूं 1240 एंगस्ट्रॉम, इसको नैनोमीटर में कन्वर्ट करो तो आपको 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, कितना आंसर आएगा, 1.240 नैनोमीटर। इतना लफड़ा क्यों डालते हो। पर अगर ये वाला फॉर्मूला यूज करना है, इसमें लैम्डा मीटर में नहीं चलेगा, किस में चलेगा, नैनोमीटर। और आंसर किस में रिपोर्ट होगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। अगर ये वाली भाषा आप करोगे एससी को, क्योंकि आप एसआई यूनिट में यूज करोगे, इसमें लैम्डा किस में रखना पड़ेगा, मीटर में रखना पड़ेगा, तो एनर्जी का यूनिट किस में आएगा, जूल में आएगा, जॉउल में आएगा, किस में आएगा, जॉउल में आएगा। समझ गए हाउ टू हैंडल। आगे बढ़ जाओ, लो। फिर बच्चा फंस जाता है, यार आप फंस क्यों रहे हो यार, पावर का फॉर्मूला नहीं पता आपको क्या होता है। आपको बोलता है पर सेकंड में 100 वाट का बल्ब है, दोबारा बोलो, पर सेकंड में कितना बल्ब है, टोटल एनर्जी निकालो, तो 100 × 1 कर दो, एनर्जी कितनी आ गई, 100 जूल। फिर आपसे पूछा जाएगा नंबर ऑफ फोटोन निकालो, क्या निकालो, तो पहले पावर टाइम का यूज करके पहले एनर्जी निकाल दो, ओके सर। फिर पूछता है नंबर ऑफ फोटोन निकालो, क्या निकालो, तो आपको एनर्जी का फॉर्मूला नहीं आता, शर्म नहीं आती। एनर्जी के फॉर्मूले एन एच न्यू, अगर फ्रीक्वेंसी दे रखी है, अगर लैम्डा दे रखा है तो एन एच सी बाय लैम्डा। यहां से क्या कैलकुलेट कर लेना, नंबर ऑफ फोटोन कैलकुलेट कर लेना। समझ गए रे, क्लियर हो गया, पक्की बात है। एक किसी को फॉर्मूला याद है, मैंने एक और करा था, 96 किलो जूल पर मोल, क्या रिलेशन था, 13/6। हाँ, मैं आपको बता देता हूँ क्या है। देखो आपके सामने है, अगर आप, मैंने बोला अगर आपने इस चैप्टर में कैलकुलेशन करनी है, आपको कांस्टेंट के मल्टीपल अगर याद है तो आपके लिए कैलकुलेशन क्या हो जाएगी, बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाएगी। ठीक है, इसमें नोट करके एक फैक्टर आप और यूज कर सकते हैं। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितने जूल होते हैं, आइडिया किसी को, 1.6 × 10⁻⁻, जितना एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज होता है। अगर आपने कैलकुलेशन और फास्ट करनी है, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ये होता है 96 किलो जूल पर मोल। कई बार आंसर किलो जूल पर मोल में रिपोर्ट करना होता है, किस में रिपोर्ट करना होता है, किलो जूल
पर मोल में। क्या करे, अरे पहले E इज इक्वल टू एस सी बटा लेमडा, वो वाले फॉर्मूले में 1240 बटा लेमडा नैनोमीटर में यूज करके एनर्जी किस में निकाल लो, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एनर्जी आ गई, आपको किलो जूल पर मोल में चाहिए, उसको किस नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, 96 से। कैलकुलेशन देखो कैसे फास्ट हो रही है। आपको पैरामीटर याद ही नहीं, आप तो लगे रहोगे, फिर लगे रहो। क्लियर है। लैम्डा अगर दूसरे यूनिट में दे रहा है, उसको नैनोमीटर में कन्वर्ट करना आपको आना चाहिए। डन। तो प्लैंक क्वांटम थ्योरी समझ आ गया क्या बोलता है, एनर्जी का लेना देना किसके साथ है, फ्रीक्वेंसी के साथ है। फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली है, लैम्डा के इनवर्सली है। जितना फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगा उतनी एनर्जी क्या होगी, ज्यादा। जितना लैम्डा ज्यादा होगा उतनी एनर्जी कितनी होगी, क्या होगी। अब सेम कॉन्सेप्ट में इसके ऊपर लगा दे तो आप कहते हो सर क्वेश्चन ही नहीं होते इसके। क्या लिखा मैंने, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इसमें आप कुछ नहीं है, आप सोलर पैनल देख तो ले, सूरज की रोशनी जाती है, इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या बोलते हैं, करंट। हो क्या रहा है कि मेटल के ऊपर आप एक एनर्जी डाल रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन है, इसको तोड़ा जा रहा है। इसकी तोड़ने की एनर्जी को बाइंडिंग एनर्जी, कई तरह के नाम है, बाइंडिंग एनर्जी, वर्क फंक्शन, थ्रेशोल्ड एनर्जी, कई तरह के नाम है। अब जब ये टूट जाता है तो इलेक्ट्रॉन भागता है किस एनर्जी के साथ, तो यहां से एक फॉर्मूला निकल गया, E किसके बराबर है। अब इसकी कैलकुलेशन मैं आपको फिर बता रहा हूं, आप एस सी बटा लेमडा यूज करो, एस सी बटा लेमडा नॉट यूज करो, प्लस साथ में क्या यूज करो, ठीक है। आप बेहतरीन क्या कर सकते हो, इसमें सबसे बढ़िया रूट बता देता हूं, अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाला फॉर्मूला लगाओगे तो क्वेश्चन जल्दी हो जाएगा। लैम्डा नैनोमीटर में इसका होगा, लैम्डा नैनोमीटर में इसका होगा, नहीं होगा तो बना लेना 1240 बटा 10, 1240 बटा 10 सॉल्व करके किनेटिक एनर्जी ईवी में आ जाएगी। अगर आपके पास किनेटिक एनर्जी ईवी में अगर आ जाती है, किस में आ जाती है, तो आपको उसको जॉल में कन्वर्ट करना नहीं आता। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितने जॉल होते हैं, 1.6 × 10⁻⁻⁹। फिर किनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ। फिर ये तब लगना है जब एनर्जी जॉल में है, क्योंकि इसमें हम मास के यूनिट इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाले नहीं यूज करते, एसआई यूनिट करते हैं, केजी करते हैं, और वेलोसिटी का कौन सा यूनिट करते हैं, मीटर पर सेकंड करते हैं। तो एनर्जी का भी ऐसा यूनिट यूज होना चाहिए। वो ऐसा यूनिट एनर्जी का कौन सा होता है, जॉल। अप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा। समझ गए। अब इसका 3 ग्राफ्स आते हैं, उसका नेचर मैं आपको बता देता हूं क्या है वो। समझ आ रहा है क्या है ये। अब इसमें जितने थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, आप यहाँ पे एक टर्म यूज करते हो, आप कर सकते हो। यहाँ पे अगर लाइफ में आपको एक टर्म यूज करता है, व्हाट इज दिस, क्या लिख रहा मैं, आप ज्यादा लफड़ा दिमाग पे क्यों डालते हो। जब भी बोलेगा 0.35 वोल्ट अप्लाइड ऑन इलेक्ट्रॉन, जब भी इलेक्ट्रॉन के ऊपर वोल्टेज अप्लाई करी जाती है, वो इलेक्ट्रॉन को रोकने के लिए की जाती है। इसका मतलब मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, मैं स्टॉपिंग पोटेंशियल को लाइफ में हमेशा किसके बराबर मानता हूं, और स्टॉपिंग पोटेंशियल V नहीं होता, EV होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के ऊपर लगता है। तो आपको EV खुद बनाना है, तो आपके पास काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। आपको इंसिडेंट एनर्जी EV में दे देगा, काइनेटिक एनर्जी EV में आपके पास आ चुकी है। दोनों को माइनस करो, कौन सी एनर्जी निकल आएगी, E0 निकल आएगा। और E0 अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकल, अगर आपसे जॉल में पूछा है तो आप निकाल देना, 1.6 × 10⁻⁻19। क्या लफड़ा है, समझ गए। अब उसने बोला इसको तो एनर्जी चाहिए होती है, तो मिनिमम अगर एनर्जी अगर चाहिए है तो आप इस टर्म को लैम्डा नॉट में लिख रहे हो, आप इस टर्म को फ्रीक्वेंसी की टर्म में भी लिख सकते हो। लो एच न्यू किसके बराबर है, एच न्यू नॉट प्लस किनेटिक एनर्जी। अब अगर बच्चों को इसके मतलब ही नहीं पता, इसके नाम कई तरह के नाम है। इसको पहला नाम क्या बोला था मैंने, वर्क फंक्शन। दूसरा नाम क्या बोला, थ्रेशोल्ड एनर्जी। तीसरा नाम क्या बोला, बाइंडिंग एनर्जी। तो आप फिर फंस रहे हो ना, आपको खुद मालूम ही नहीं है पूछ क्या रहा है आपसे। अब अगर मैं इसके ग्राफिकल बेस के ऊपर जाता हूं, बहुत सिंपल सी बात है, देखो सिस्टमेटिकली आंसर निकल रहे हैं। अगर मैं जाता हूं इसके ऊपर, ये लो,
यहाँ पे मैं फ्रीक्वेंसी रख रहा हूँ और यहाँ पे मैं किनेटिक एनर्जी रख रहा हूँ। कभी भी इलेक्ट्रॉन पहले नहीं निकलता है, जैसे ही जिस जगह से निकलना चालू होता है उसको हम किसका नाम देते हैं? फ्रीक्वेंसी। क्योंकि यहाँ से पहले जितनी फ्रीक्वेंसी दूंगा इलेक्ट्रॉन निकलेगा, इस फ्रीक्वेंसी पे निकलना चालू होगा, उस फ्रीक्वेंसी को हम किसका नाम देते हैं? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। एक ये क्वेश्चन आता है। दूसरा क्वेश्चन क्या आता है आपके पास? बच्चों को ये बिल्कुल दिक्कत क्रिएट कर जाते हैं इस टॉपिक के ऊपर। जितनी फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे उतनी किनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। बोलो, जितनी फ्रीक्वेंसी इंसिडेंट दोगे उतनी किनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, क्योंकि इस इंसिडेंट एनर्जी का कुछ पार्ट वर्क फंक्शन में यूज हो जाता है और बाकी आगे बढ़ता रहता है। आप समझो, मान लो मैंने आपको ये दिया E इज इक्वल टू, मैं E नॉट की वैल्यू दे रहा हूँ, अभी फ्रीक्वेंसी की वैल्यू नहीं दे रहा हूँ। मैं जॉउल की बात करूंगा, ये 100 जॉउल है, मैंने इसकी सप्लाई कर दी 150, किनेटिक एनर्जी बोलो कितनी आएगी? मैंने इसकी सप्लाई कर दी 200, किनेटिक एनर्जी बोलो कितनी आएगी? मैंने इसकी सप्लाई कर दी 500, चेंज कौन हो रहा है? किसके विद रिस्पेक्ट में? और एनर्जी कैसे चेंज होती है? आप एनर्जी को चेंज करने के लिए कौन सा पैरामीटर यूज कर रहे हैं? फ्रीक्वेंसी। अपर फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहे हैं, उससे एनर्जी क्या हो रही है? चेंज हो रही है, बढ़ रही है। अगर बढ़ा देंगे तो एनर्जी बढ़ती रहेगी। ई नॉट हर एक मेटल का क्या होता है? सेम होता है। अगर आपने मेरे से चैप्टर पढ़ा है क्लासिफिकेशन ऑफ पेरियोडिसिटी, हेलिना की रब से फरियाद, हेलिना की रब से फरियाद, तो नीचे सीजियम आता है, फरियाद वाला रेडियो एक्टिव है। तो सीजियम मेटल में से इलेक्ट्रॉन निकालना क्या है? सबसे मुश्किल, इजी। सीजियम का साइज क्या है? सबसे बड़ा। और इलेक्ट्रॉन निकालना क्या है? इजी। जिसका साइज छोटा होता है उसमें इलेक्ट्रॉन निकालना क्या होता है? मुश्किल। जिसका साइज बड़ा होता है उसमें इलेक्ट्रॉन निकालना क्या होता है? इजी। अब ये पॉइंट क्लियर हो गया, ये वाला ग्राफ। अब बच्चों को एक टर्म इंटेंसिटी का समझ नहीं आता। किसका? प्यारे बच्चों, इंटेंसिटी का शब्द होता है लाइट पड़नी ज्यादा सरफेस के ऊपर। लाइट यहाँ पे भी पड़ रही है, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी। मेरी बात को समझो, इंटेंसिटी बढ़ाने का मतलब हर सरफेस के ऊपर लाइट को ज्यादा दे देना। उससे क्या होगे? इलेक्ट्रॉन यहाँ से भी निकलेंगे, इलेक्ट्रॉन यहाँ से भी निकलेंगे, इलेक्ट्रॉन यहाँ से भी निकलेंगे। तो मैं बच्चों को बोलता हूँ इंटेंसिटी बढ़ाने से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो इजेक्ट हो रहे हैं वो क्या हो रहे हैं? ज़्यादा। बट सबकी किनेटिक एनर्जी क्या है? सेम है, क्योंकि सभी की फ्रीक्वेंसी क्या रखी हुई है? सेम। क्योंकि फ्रीक्वेंसी, जितनी फ्रीक्वेंसी आप फिक्स करोगे उसके विद रिस्पेक्ट में किनेटिक एनर्जी निकलेगी। अगर आपने किसी लाइट, एक लाइट फेंक रहे हो तो वो सेम किनेटिक एनर्जी से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होगा। तो यहाँ पे दो पैरामीटर सामने आ रहे हैं। क्या लिखा मैंने? इंटेंसिटी को बढ़ाने से नंबर ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं, बट उनकी किनेटिक एनर्जी क्या रहती है? तो अगर मैं किनेटिक एनर्जी वर्सेस इंटेंसिटी का ग्राफ बनाता हूँ, किसका? तो ये ग्राफ कैसा रहेगा? किनेटिक एनर्जी इंटेंसिटी के ऊपर डिपेंड करती ही नहीं है, ये पूछा जाता है। और एमसीक्यू में ये पूछा जाता है इंटेंसिटी बढ़ाने से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इजेक्ट कम होते हैं या बढ़ जाते हैं? तो आंसर क्या आएगा? बढ़ जाते हैं। कैलकुलेशन इजी करने के लिए मैंने आपको बता दिया E इक्वल टू किसके बराबर होता है? E नॉट प्लस किनेटिक एनर्जी 1240 बटा लैम्डा नैनोमीटर, 1240 लैम्डा नॉट नैनोमीटर, किनेटिक एनर्जी ईवी में कैलकुलेट कर लो। फिर अगर आपको मास और वेलोसिटी निकालनी है तो ईवी को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? जॉउल्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अगर आपको ईवी को किलो जॉउल पर मोल में कन्वर्ट करना पड़ेगा तो उसके लिए भी पैरामीटर दे दिया मैंने। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितने किलो जॉउल पर मोल होते हैं? 96 किलो जॉउल पर मोल होता है। उससे कैलकुलेशन और फास्ट हो जाएगी आप लोगों की। क्लियर है? एक टेक्निकल टर्म और आती है, एक टेक्निकल टर्म और आती है, उसको भी ध्यान से देख लो। उसका मतलब होता है ये, क्या लिखा? क्या लिखा? इसमें दो ही क्वेश्चन आने हैं। ब्लैक बॉडी का मतलब, आइडल ब्लैक बॉडी का मतलब सब कुछ अब्सॉर्ब भी करती है और सब कुछ अमिट भी करती है। उसको बोलते हैं ब्लैक बॉडी रेडिएशन। रेडिएशन। इसमें से एक ही क्वेश्चन आता है, वो कौन सा है? लैम्डा मैक्स और टी कांस्टेंट होता है।
दोबारा बोलो क्या होता है, लैम्डा मैक्स और टी कांस्टेंट होता है। हम ग्राफ प्लॉट करते हैं इसके बीच में, क्या लिखा मैंने, इंटेंसिटी वर्सेस लैम्डा मैक्स। इसमें एक ग्राफ आता है, बस आपको ये बताएगा ऐसे करके, ये आ गया, ये आ गया। वैसे मैं ग्राफ सीधे ही कर सकता हूँ, इसका टेम्परेचर T1 लिखता है, इसका टेम्परेचर क्या लिखता है, इधर इंटेंसिटी और इधर क्या है लैम्डा। या चीज़ों को गर्म करोगे ग्लो कम करेगी ज़्यादा करेगी, ज़्यादा करेगी। अगर ग्लो ज़्यादा करेगी उसकी इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, ज़्यादा। अगर आपसे पूछा कि T1 T2 में बड़ा कौन है, खत्म हो गया क्वेश्चन। और दूसरी बात मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, इसमें एक चीज़ आपने याद रखनी है, लैम्डा मैक्स और टी एक दूसरे के क्या है, कांस्टेंट है, तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। क्या है, अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे, देखो इधर लैम्डा बढ़ रहा था, इसका लैम्डा मैक्स यहाँ पे आ रहा है और इसका लैम्डा मैक्स, तो टेम्परेचर बढ़ाने से लैम्डा क्या हो रहा है, कम होता है। इसमें और कोई क्वेश्चन नहीं आना, 2 क्वेश्चन जनरेट हो गए। मतलब वो कहना क्या चाह रहा है, जैसे आपका कोई भी आयरन की रॉड है, उसको जब हीट करते हैं पहले उसका कलर कौन सा आता है, रेड, बाद में उसका कलर कौन आता है, ब्लू। तो टेम्परेचर बढ़ाने से पहले रेड, पहले T1 पे T2 पे रेड कलर आया, T1 पे कौन सा कलर आ गया, ब्लू कलर आ गया। अब जब कलर चेंज हो रहे होते हैं तो वेवलेंथ क्या होती है, चेंज होती है। क्या होती है, चेंज होती है। वैसे भी रेड की वेवलेंथ क्या होती है, ज़्यादा, और ब्लू की वेवलेंथ क्या होती है, कम। ये बता रहा, मतलब उसने ये बताया था ब्लैक बॉडी रेडिएशन का शुद्ध मतलब समझना क्या कहना चाह रहा था। वो कहना चाह रहा था कि जब भी किसी चीज़ को गर्म करेंगे उसके कलर चेंज हो रहे हैं, कलर चेंज होने का मतलब डायरेक्ट लिंक हो गया लैम्डा चेंज हो रही है, लैम्डा चेंज होने का मतलब डायरेक्ट लिंक हो गया फ्रीक्वेंसी चेंज हो रही है। इसका मतलब किसी भी चीज़ में लैम्डा या फ्रीक्वेंसी चेंज हो वो पार्टिकल नेचर को एक्सप्लेन करती है। कौन से नेचर को, पार्टिकल नेचर को। तो ये 2 फिनोमिना था, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट और कौन सा, ब्लैक बॉडी रेडिएशन। ये वेव का कौन सा नेचर एक्सप्लेन करते हैं, पार्टिकल नेचर। कौन सा, पार्टिकल नेचर। तो ये 2 फिनोमिना है जो पार्टिकल नेचर को, फिनोमिना को एक्सप्लेन करता है, ब्लैक बॉडी रेडिएशन एंड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। समझ गए, कोई डाउट? थोड़ा सा पोर्शन और है, हाँ बस इसके बाद करते हैं, फिर वो बोहर और एमिशन स्पेक्ट्रा करके डी ब्रॉगली और सारा कवर कर दूंगा। अगर क्वांटम नंबर पढ़ाऊंगा तो जान चले जाएगी आप लोगों की। चले आगे, डन, ये हो गया। बस आपको बताना क्या चाह रहा था, एक होता है पार्टिकल नेचर, किसने सॉल्व किया, ब्लैक बॉडी रेडिएशन, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। एक होता है पार्टिकल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन बोलना चाहिए, और इधर वेव नेचर। इसके लिए 2 फिनोमिना थे, पहले का नाम क्या था, इसका क्वेश्चन अभी नहीं आएगा, इंटरफ्रेंस बोलते हैं, और दूसरे का नाम क्या बोलते हैं, डाइफ्रैक्शन। इंटरफ्रेंस का मतलब है 2 लाइट है, अगर दोनों को प्लस किया जाए तो उसका एम्पलीट्यूड क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। और डाइफ्रैक्शन का मतलब होता है जैसे आप रिफ्रैक्शन करते हो, बेंडिंग ऑफ लाइट टेक प्लेस, क्या बोलते हो, लाइट की बेंडिंग हो जाती है जब वो शार्प एज के ऊपर जुड़ती है। तो ये लाइट के वेव नेचर को एक्सप्लेन करते हैं। कभी भी एक ही फिनोमिना में कभी भी डुअल बिहेवियर नहीं आता। अगर वो वेव है तो उसमें पार्टिकल नहीं आएगा, अगर वो पार्टिकल है तो उसमें वेव नहीं आएगा, ये ध्यान रखना। समझ आया, कोई डाउट, क्लियर हो गया? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पढ़ा दिया, क्या क्या टर्म थी, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो गया, ब्लैक बॉडी रेडिएशन हो गया, प्लैंक क्वांटम थ्योरी होगी वगैरह। ब्रेक चाहिए क्योंकि अगला टॉपिक बहुत ही क्लासिक। चलिए तो अगला टॉपिक अभी करते हैं।